आपने देखा होगा शॉर्ट्स रील में कि ये देखो ये टॉपर आए हैं, उनके साथ मतलब 15 बॉडीगार्ड्स आ रहे हैं। अगर मेरे साथ मैं अगर ये एग्जाम एक साल में निकालूंगा तो ये 15 बॉडीगार्ड मेरे पीछे चलेंगे। तब वो स्ट्रगल नहीं बताएंगे उसके पहले का कि ये भी करना पड़ेगा, ORN में आके तुम्हें घटिया खाना खाना मिलेगा, तुम्हें मतलब तुम्हारा पेट भी खराब होगा, यहाँ आके बुखार भी आएगा तुम्हें, या फिर तुम्हारी कोचिंग वाले तुम्हें रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो वो हम लोगों से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते, उनको टीचर बोलना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। वो पैसा पेमेंट करते हैं, सर्विस लेते हैं, बस हो गया काम खत्म। 1,70,000 1,70,000 वो फाउंडेशन कोर्स के लिए। जी, 1 साल का। सही स्ट्रेटजी क्या है तैयारी करने की? मुझे ऐसा लगा इसमें तैयारी करने के साथ अगर तुम मतलब अपनी मेंटल हार्डशिप को कम करना चाहते हो, तुम्हारे पास अगर प्लान बी है तो तुम गो थ्रू हो सकते हो चीज़ों को। अगर तुम ऐसे ही विदाउट प्लान बी आ रहे हो तो तुम्हारा मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। देखिए प्लान बी का तो मैं नहीं जानता, आई ऑलरेडी हैव प्लान बी, आई एम एन I-10 जो जानता है बहुत स्पेसिफिक पॉइंट वो एग्जाम क्रैक करता है। ये मतलब ये तैयारी जो है पढ़ने की है ही नहीं, एग्जाम क्रैक कैसे करना है वो चीज़ जर्नी में पता चलती है। वो कोई बताता नहीं, जो जान जाता है बताता भी नहीं। इस कमरे में 2 अलमारियाँ हैं, एक सिलन से भरा हुआ कोना है। अभी इस कमरे का 11,000 देते हैं? नहीं सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, उल्टा ये मुझे सस्ता मिला इसलिए मैं मूव किया। पिछला वाला 19 का था रूम। तो 11,000 में 5.5 या 6 या 7,000 रुपये या 10,000 रुपये ब्रोकर को ब्रोकरेज दी होगी, तो वो उसका वन टाइम है। पर वो जब दोबारा से इनसे खाली करा देगा जल्दी तो उसका दोबारा से आ जाएगा वो पैसा। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के रो रहे हो तुम, तो जिला कैसे संभालोगे फिर? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय लल्लन टॉप ओल्ड राजेंद्र नगर में है। ओल्ड राजेंद्र नगर यानी यूपीएससी की तैयारी करने वाले, यूपीएससी के सिलेक्शन की तैयारी करने वाले छात्रों का हब, उन छात्रों का जो देश के उन हिस्सों से आते हैं जो अपनी पहली भाषा अंग्रेज़ी रखते हैं एग्ज़ाम को में अटेम्प्ट लेने के लिए। मेरे जिस कमरे में हम खड़े हैं इसका साइज़ मिला जुला के 10 बाई 12 फीट का होगा इसका साइज़। इस कमरे में 2 अलमारियाँ हैं, एक सिलन से भरा हुआ कोना है, कुछ चिटकी हुई खिड़कियां हैं, एक ये छोटा सा तख्त है और इस कमरे के किराएदार ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। अभिषेक जी बैठे हैं जो एक वीडियो शुरू होने से पहले किताब लेके बैठ गए, और बाकी तमाम लोग हैं जो इस कमरे में हमसे बातचीत करने के लिए आए हैं। विज्ञान में, इकोलॉजी में हमें पढ़ाया जाता था कि धरती का जो हर संभव सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन सा है। इकोसिस्टम तो हमें पढ़ाया जाता था, वो पानी की बूंद को कहा जाता था। पानी की बूंद, उसके अंदर अपने अंदर एक व्याप्त इकोसिस्टम है पूरा। इसी तरह से जब प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों की बारी आती है, उनके बाद की बारी आती है, उनके कंसर्न्स की बारी होती है, तो उनका सबसे छोटा इकोसिस्टम जो होता है वो उनका कमरा होता है, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पर वो घुसते हैं। पहले दिन जब अपना बिस्तर, अपना गद्दा, अपनी किताबें, अपने नोट्स और अपने घर से लाया मिठाई का सामान या खाने का सामान रखते हैं, जमाते हैं जब, तो उनके मन में पहला ख्वाब होता है कि इस कमरे से निकलूँगा 1 साल बाद जब, तो मेरे हाथ में नतीजा होगा सिलेक्शन का, और हम निकलेंगे और अपने गांव घर में सबके मुंह बंद कर देंगे कि देखिए हमने आपके तमाम दावों को धता बता दिया। फिर वो उस लगन के साथ अपनी तैयारियां करते हैं। तैयारी कैसी है इस पर वो 1-1.5 साल बाद आने वाला नतीजा निर्भर करता है। कैसा हुआ, क्या हुआ परीक्षा में, कितनी रैंक आई या रैंक आई भी या नहीं। लेकिन सारी तैयारियां इस ऐसे ही 10 बाई 12 के कमरों में होती है। इन कमरों में रहने वाले कैसे तैयारी करते हैं, सीनियर्स उनसे कैसे टिप्स साझा करते हैं, परीक्षा की तैयारी उनकी कैसी चल रही है, इन सारी बातों को मैं और मेरे साथी राशिद इस वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे। और उनके जो दूसरे कंसर्न्स हैं इस इलाके को लेकर, दिल्ली में इस पूरे माहौल को लेकर, जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अक्सर बनाया जाता है, उसको लेकर क्या सोचते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। ज्ञानेश्वर जी, आपसे बातचीत शुरू करें। कंफर्टेबल हिंदी के साथ? ठीक। ये बताइए कि आप, मुझे पता है कि आप IIT मद्रास के पढ़े हुए हैं, वहाँ से पढ़ाई क्या हुई? बीटेक और एमटेक डुअल डिग्री था। 5 साल में बीटेक और एमटेक किया था मैंने, और 22 पास आउट हूँ मैं। अच्छा, 22 में। और फिर यूपीएससी के लिए अपीयर होने का ख्वाब कैसे बना मन में? जी वो तो ऐसे ही सिविल सर्विस में जाना था इसलिए, क्योंकि अभी मतलब मैंने जॉब करने का ट्राई किया, इंटर्नशिप की थी एक कंपनी में मैंने, मतलब वो ऐसे ही डेक्स जॉब था, डेनमार्क की कंपनी थी, वही एक सॉफ्टवेयर था, वहाँ से वो काम करना था। वो थोड़ा बोरिंग सा काम था। ये जो काम है चैलेंजिंग लगता है, तो इसलिए। और क्या क्या विषय लेकर तैयारियां कर रहे हैं आप? कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं? ऑप्शनल है मैथमेटिक्स और बाकी तो GS, मैथमेटिक्स और GS। आपका नाम दोस्त? मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। और अभिषेक चौधरी जी। आपकी क्या तैयारी है, आपकी पढ़ाई? आपने उस दुकान पे तो मुझे बताया था कि आप DU के पढ़े हुए हैं,
उसके बाद क्या विषय हैं आपके? जी मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स और एमएससी मैथ्स दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से करे हैं, और उसके बाद मैं एक सीसीएस से पीएचडी भी कर रहा हूँ मैथ्स में। तो उसके बाद पर मैं अभी पिछले 3 साल से यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। अभिषेक भाई आप? मैं अभिषेक सिंह हूँ। मैंने बीटेक किया है 2022 में। सिविल इंजीनियरिंग से मेरा ब्रांच था, और उसके बाद मैंने कुछ साल जॉब किया, उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विस की तरफ रुख किया। और दोस्त आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुमंत है एंड मैं भी ज्ञानेश्वर का क्लासमेट ही था आईआईटी मद्रास में। अच्छा, साथ में पढ़ते थे? हाँ। हम दोनों एक ही बैच के थे। सो बट मेरा बीटेक था। सो 4 साल का बीटेक, मैं 21 में पास आउट हो गया। सो मैं 21 में जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मैं दिल्ली आ गया। सो तभी मैं फाउंडेशन कोर्स किया एंड मेरा ऑप्शनल है केमिस्ट्री। फाउंडेशन कोर्स क्या होता है मतलब? थोड़ा बताओ। ओके, इट्स लाइक कि वो 1 साल में पूरा जीएस का ये बताते हैं कि बेसिक्स बताते हैं जीएस के। मोस्टली बहुत सारे सीनियर्स ने हमने यही बताया था कि फाउंडेशन कोर्स की ज़रूरत नहीं होती, बट वो फोमो होता है ना, उसके वजह से फिर हमने कर लिया। ये किया तो ये रह ना जाए, कुछ रह ना जाए, इसलिए ऐसे कर लिया। बट स्टिल वी हैव टू। कितने पैसे देने पड़े कोचिंग वालों को? ओके, आई वाज वाजीराम स्टूडेंट, सो आई पेड 1.7 लाख, मतलब 1,70,000। 1,70,000 वो फाउंडेशन कोर्स के लिए? जी 1 साल का। और ऑप्शन के लिए अलग से 60,000 होता है। वो तो अलग से क्लास होती है, तो वो फिर भी पैसा लगा होगा ना? यस मतलब एक अलग इंस्टीट्यूट से किया मैंने ऑप्शनल, उसका 65,000 जो है। मैंने 2,35,000 का 1 साल का आपने दे दिया उसमें पैसा? हाँ, ऑप्शनल का तो अब तक चल ही रहा है। मतलब इट्स लाइक कि वी कैन, मतलब जब तक चल रहा है तब तक जा सकते हैं अपन, वो वाली बात है। वो जो फाउंडेशन था वो कैसे, वो बैच में होता है, वो भीड़ में ऐसा। तो एक कंटेंट टाइम होता है 9 मंथ का या 10 मंथ का कोर्स होता है, वो उसके उसी में 9th मंथ या 10th मंथ की ड्यूरेशन में वो पूरा कोर्स कंप्लीट करा देते हैं। जीएस के जितने भी जीएस पेपर होते हैं, ऑप्शनल का फिर साथ में कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, तो अलग अलग होता है। और भी कोर्सेज होते हैं, जैसे मॉक टेस्ट सीरीज होती हैं, या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती हैं, या गाइडेंस मतलब मेंटरशिप होती है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज यहाँ चल रहे हैं जो बहुत पैसों में हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए ज्ञानेश्वर जी, जब आप इस कमरे में आए होंगे, कितना समय हो गया यहाँ पे आए आपको? अभी तो मुझे 1 महीना ही हुआ, पर यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहा हूँ मैं लगभग 2.5 साल से, 2.5 ईयर्स। यहाँ पे कितना इसका कमरे का किराया देते हैं आप इस कमरे का? 11,000। अभी इस कमरे का 11,000 देते हैं? नहीं, सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, उल्टा ये मुझे सस्ता मिला इसलिए मैं मूव किया। पिछला वाला 19 का था रूम। पिछला कमरा नहीं 19,000 का था? वो इतना ही बड़ा था? इससे थोड़ा सा बड़ा? इससे थोड़ा छोटा सा था, इससे थोड़ा छोटा था। इससे थोड़ा छोटा था, उसका 19,000 दे रहे थे आप? हाँ, पर उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा नया था, तो हाँ। एक्चुअली क्या है ना कि जब फर्स्ट टाइम आते हैं तो वहाँ पे ब्रोकर के माध्यम से रूम लेना होता है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ पता नहीं रहता है। तो ब्रोकर जो है जब देखते हैं कि ये बच्चा जो है अवर नहीं है, तो इसको जो है जल्द जितना जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोला जाए। आई थिंक आपको जो है 21 बोला गया होगा, उसके बाद आपने कुछ कंसेशन करा के 19 में लिए होंगे। उसको जब आप फ्रेंड सर्किल में आते हैं तब समझ में आता है कि यहाँ पे टेलीग्राम में लिंक भी बना हुआ है कि कोई स्टूडेंट अगर छोड़ रहा है यहाँ पे रूम, तो उसके रिफ़र के थ्रू जो है यहाँ पे कुछ सस्ते में रूम मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आकर जो है ऐसे करके ट्रांसफ़र होते हैं बच्चे लोग। और इसका ऐसे होता है कि लाइक यहाँ पे लाइक ब्रोकर माफिया इज़ अ थिंग। सो हाँ, सो लाइक यहाँ पे जो ओनर्स होते हैं, जो लाइक अभी ये फ्लैट जो होता है ना, सो इनका ओनर यहाँ पे नहीं रहता है, और अदरवाइज हम जो रेंट भी देते हैं ना, वो हम ब्रोकर को ही देते हैं या तो केयर टेकर को देते हैं। सो दीज पीपल आर द ब्रोकर्स। सो ये जब खाली होता है ना, सो किसी और को भी नहीं दे देते हैं। ये जो नया बंदा आते हैं ORN में, सो उनको पकड़ लेते हैं, एंड देन फिर वो ब्रोकरेज लेते हैं, एंड देन सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, फिर जाके उनको रूम मिलता है। ऐसे भी नहीं होता है कि पता होगा कि आपका मकान मालिक कौन है, ये तो पता ही होगा आपको। यानी कुछ तो आप लोग कागज एग्रीमेंट बनता होगा ना, रेंट एग्रीमेंट वगैरह? पिछला वाला था ना, वो मेरे नीचे ही रहते थे, बट ये वाला फ्लैट का वी डोंट नो लाइक कौन है इसका। रेंट एग्रीमेंट में नाम किसका रहता है? आपका रहता होगा? रेंट एग्रीमेंट में हाँ नाम होता है स्टूडेंट्स का, एंड जो ओनर पार्टी वो ओनर का नाम होता है, बट वी डोंट नो एनी अदर डिटेल्स अबाउट द ओनर। लेकिन नाम होता है कि जस्ट नेम और उनके फादर जो भी मतलब ऐसे करके एक और बिल्डिंग नेम, उसके अलावा ओनर की कोई डिटेल नहीं होती, ना फोन पे बात हुई होती है। जो भी यहाँ मतलब एक ब्रोकरेज को उन्होंने अपने ब्रोकर्स को अपने रूम दे रखे हैं कि तुम ही उठाओ, तुम हमें महीने का इतने दो, बट उसके ऊपर जितना तुम बच्चों को लूट सकते हो, मतलब जितना भी तुम बच्चों से ले सकते हो रेंट, उतना तुम छूट है। उसकी छूट है। तो उसमें क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी बच्चों से खाली भी कराते हैं रूम को। जैसे ये रह रहे हैं अभी 1 महीने में, इनसे 6-7 महीने बाद बोलने लग जाए, उसका क्या फ़ायदा होगा उन्हें कि जैसे इन्हें खाली रूम करके जाएंगे, तो जब नया बच्चा आएगा तो फिर से ब्रोकरेज दे देगा। जैसे इन्होंने 11,000 का रूम लिया है,
तो 11,000 में इन्होंने 5.5 या 6 या 7,000 रुपये या 10,000 रुपये ब्रोकर को ब्रोकरेज दी होगी, तो वो उसका वन टाइम है। पर वो जब दोबारा से इनसे खाली करा देगा जल्दी, तो उसका दोबारा से आ जाएगा वो पैसा। नहीं खाली करेंगे तो ब्रोकरेज नहीं बनेगा उनका। उनकी तो उसका अगर केयर टेकर यहाँ रूम चला रहे हैं तो वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बच्चा खाली करता रहे, ताकि नया बच्चा आए और वो ब्रोकरेज देता रहे। देखिए सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग इतना संघर्ष करते हैं। ये तो आप जो है ये डायमेंशन जो कवर कर रहे हैं वो फाइनेंशियल जो है डायमेंशन है। इसके अलावा हम लोग इमोशनल लेवल पे बहुत एलिनेशन फील करते हैं, क्योंकि देखिए क्या है ना कि ये तैयारी ही ऐसी है कि हम लोग जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों को एलिनेट होना ही पड़ता है, सोसाइटी के द्वारा और अन्य जो रिलेटिव है उनके प्रेशर के द्वारा। तो एक्चुअली क्या है कि सिविल सर्विस की तैयारी को इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया गया है कोचिंग इंडस्ट्री के द्वारा कि अब आप समझ लीजिए कि कोई बच्चा अगर गांव से निकल के यहाँ पे तैयारी करने के लिए आता है तो ये ज़रूर अगर कहीं से बच्चा जो है पता चल गया रिलेटिव को कि बच्चा सिविल सर्विस से तैयारी कर रहा है, तो उसके ऊपर कैसे न कैसे करके घूम फिरा कर कैसे प्रेशर क्रिएट किया जाए, तो वो आप तो अच्छे से जानते होंगे रिलेटिव कैसे जो है प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो वो पॉइंट, और यहाँ पे जो जिस चीज़ की तैयारी हम लोग कर रहे हैं वो प्योर एंड प्योर पेशेंस की तैयारी है, पेशेंस एंड परसिवरेंस। इसके बिल्कुल बिल्कुल इस क्यों कह रहे हैं आप? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शुरू में जब हम आते हैं कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो कोचिंग में हम लोगों को एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है उस पे नहीं वो इंडिकेट करते हैं, वो हम लोगों को पीएचडी कराना शुरू कर देते हैं। वो एक्चुअली अपना ज्ञान बढ़ाने की एक अब पता नहीं मेरे को क्या। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो टीचर्स आते हैं उनको हाई हाई पैकेज में एक्वायर करते हैं। एक्वायर करने के बाद वो जब हम लोग सर्विस डिलीवर करते हैं तो वो हम लोगों से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते। उनको टीचर बोलना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। वो उनको वो पैसा पेमेंट करते हैं, सर्विस लेते हैं, बस हो गया काम ख़त्म। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ से हम लोगों को जो है सेटबैक मिलता है। कैसे सेटबैक मिलता है? 2.5 लाख रुपए देने के बाद हम लोगों को पीएचडी कराया जा रहा है। मतलब एग्जाम कैसे क्रैक करना है उस पर नहीं जो है पॉइंट आउट किया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा। बिल्कुल। अब जैसे देखिए सोशल लेवल पे जो है रिलेटिव पूरी तरह जो है वो लगते हैं। उसके बाद इमोशन लेवल पे हम लोग एलिनेशन फील करते हैं। एलिनेशन जब फील करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड एक्चुअली ये तैयारी इसकी ये जो तैयारी हम लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं ये एलिनेशन का ही तैयारी है। बट क्या है ना कि हम लोग जो ट्रांजिशन जोन है वो बहुत स्पीड से होता है, तो हम लोग जो है कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग तैयारी से भी भटकाव में आ जाते हैं। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों के बावजूद, हालांकि यहाँ पे खाने का भी मेंशन करूँगा, खाना भी यहाँ पे बहुत ख़राब स्थिति में रहता है, बट इन सारे संघर्षों के बावजूद जो है हम लोग देश को बनाने के लिए कि देश का निर्माण कैसे किया जाए, देश के डायरेक्शन को कैसे ले जाया जाए। जैसे भगत सिंह को जब पढ़ते हैं तो जब वो कहते हैं मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो कोई ये नहीं जानना चाहता कि वो नास्तिक क्यों बोल रहे हैं। आप 6 पेज का उनका निबंध केवल आप पढ़ लीजिए, केवल 6 पेज का आप निबंध पढ़िए। मैं इसलिए बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से। अब मैं भगत सिंह का इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा हूँ और उनकी बातें इतनी रिलेवेंट है ना। अगर आप उसको पढ़ लीजिए तो वो पूरा फिलासफी, साइकोलॉजी, सारे डायमेंशन जो है तोड़ देते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आपने शुरू में कहा कि अभिषेक जो है, अब जैसे अब ये चीज़ें मैं अपने इस पर फिर से रखूँ, ये वाली। हाँ प्लीज करिए। या आई डोंट लाइक, मे बी लाइक यू आर राइट, मे बी यू आर राइट, बिकॉज सिंपल सी बात है यार, तुम ग्रेजुएट्स हो, यहाँ पे आए हो, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ी रहोगे। खाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं हो, ये सिस्टम है। अपनी डिमांड्स लेके आए हो यहाँ पे, राइट, वट एवर यूर डिमांड्स आर। तो यहाँ पे खुद से पढ़ने आए हो ना, सरकार ने थोड़ी बोला इधर आके पढ़ो, राइट। तो जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं सरकार ही, या फिर जो भी लोग हैं यहाँ के, जो भी अथॉरिटीज़ है वो तो कर ही रहे हैं। तो जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी नई सिस्टम बनाना ट्राई करोगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें तैयार होंगी ही ना जो उसके आसपास होती है। खाना अच्छा नहीं है तो मत खाओ ना, बाहर से मंगा लो। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ लो, घर बैठ के पढ़ लो। क्या ही है इस पे आएंगे हम, इस पे आएंगे। मेरी बातचीत का सिरा जो छूट जाएगा वो है कि जैसे आपने 11,000 में कमरा लिया, या वो कमरा 19,000 में लिया, या इस बातचीत के शुरू होने पहले आप लोग बता रहे थे 14,000 15,000 में कमरे मिलते हैं यहाँ पे। कमरे का साइज इतना ही, कमरे में और क्या क्या मिलता है आप लोगों को? वैसे तो ये अलमारी साथ लेकर आए कि ये था ऐसा? ये था, इधर ही था। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर तुम ग्रेजुएट्स हो तो तुम्हें पता है कि क्या बुरा है क्या सच है, तो मत ही करो ना। लाइक
इट्स योर चॉइस टू डू और नॉट टू डू लाइक कहा कि अब इस पे आएंगे, हम उस पे आएंगे, सिस्टम और सिस्टमिक फेल्योर और सिस्टमिक करेक्शन पे हम आएंगे। अभी मेरा ये सवाल है कि जैसे आप लोग एक कमरा लेते हैं, इसमें एक बेड होता है, एक टेबल होती है, एक चेयर होती है, और अगर महंगा रूम है तो एसी भी वो मिल जाएगी आपको। अगर 15,000 के आसपास का रूम है तो एसी मिल जाएगी। और एक कोई अलमीरा, किसी में एक होती है, किसी में छोटी होती है, किसी में बड़ी होती है। वो डिपेंड करता है कि ओनर कितने दिन पहले यहाँ रह के गया है, वो अपना कुछ कितना सामान यहाँ छोड़ के गया है, या फिर कोई पुराना स्टूडेंट का अपना सामान छोड़ गया, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि टेबल की हालत या फिर चेयर की हालत, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पुराना ये है। और जितना नया है उतना ज़्यादा पैसा है। जैसे ये 19 में रह रहे थे, ऐसे 20,000 25,000 तक के रूम है। और क्वालिटी के हिसाब से मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है जो प्राइस है। मतलब मैं कैसा था कि आई हैव लिव्ड इन कोटा आल्सो फॉर 3 years, 11th 12th, और उसके बाद मैंने एक साल रिपीट भी किया था। मतलब मेरा रैंक आया था पर इतना अच्छा नहीं आया था, तो मैंने फिर से रिपीट करके फिर IIT क्रैक किया था। तो वहाँ भी मैंने देखा है, तो वहाँ भी हम जब 11-12 में थे, हम भी यही चीज़ें बोलते थे कि खाना बहुत घटिया है यहाँ का, या फिर लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, और कोचिंग की गलतियाँ हम निकालते थे। जब मैंने खुद वहाँ पे 2 साल किया, मेरा नहीं निकला। उसके बाद मैंने 1 साल सिर्फ पढ़ाई की, उन्होंने जो बोला मैंने किया, जितने भी पैसे थे दिए। फिर उस सिस्टम से मुझे फ़ायदा भी तो हुआ ना। एग्ज़ाम इज़ द ओनली थिंग जो हम सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है। एग्ज़ाम तो दे रही है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए। फिर आपकी तैयारियों पर निर्भर करता है कि वो ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग जर्नी पे हैं, तो जब जर्नी हम लोग करते हैं ना, तो जो सही चीज़ें हैं वो लास्ट में जो है समझ में आती हैं कि कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? एजुकेशन के लिए। तो अब नेल्सन मंडेला को मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। इसको हम यूज़ करके सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, पॉलिटिकल चेंज ला सकते हैं, सोशल चेंज ला सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो हम लोगों के यहाँ पे मिलता क्या है जब इतनी संघर्ष करते हैं? तो हम लोगों को ये मिलता है, यहाँ पे हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पढ़ते हैं, उसके बाद जो है प्रियम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इंस्टीट्यूशनल कैसे रन करती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं फंडामेंटल राइट्स की बात बता दूँ। फंडामेंटल राइट्स में जो है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये सारी जो है इसमें हम लोग एक एक चीज़ पढ़ते हैं कि हम लोग कोई फंडामेंटल राइट वो ना होने पाए। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हम लोग पढ़ते हैं। तो मेरा बेसिक कहने का मतलब है कि हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो इस सिविल सर्विस की तैयारी जो है जायज़ मतलब ख़राब नहीं जाती है। हम लोग सोसाइटी को एक अलग डायमेंशन से देखना शुरू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जैसे आप लोग आए, जैसे आप ही आए होंगे सबसे पहले, आप तो इनके बाद आए थे, जी जी। ठीक है, ये पहले आए होंगे। और जैसे आप सबसे पहले आए यहाँ पे, तो आपको कैसे पता चला कि कौन सी कोचिंग पढ़नी है, कौन सा नोट्स लेना है, कौन सी किताबें लेनी है, कैसे पता चलता है? ये सब आपको कैसे पता चलता है? सीनियर से ही एक तो लाइक मार्केट में तो हम तो देखते रहते हैं कि लाइक एड्स में वगैरह वगैरह। जैसे कि मैं हैदराबाद से आया हूँ एंड हैदराबाद में तो लाइक इट्स अ वेल नोन नेम वाजीराम एंड रवि। अच्छा। हाँ, सो इस तरह। सो मेरा एक दोस्त था जो मेरे से 1 साल पहले ही यहाँ पे आया था एंड वो फाउंडेशन कर रहा था। सो वो जानता था कि लाइक वाजीराम कैसा है, नेक्स्ट IAS कैसा है। जैसा कि मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स नेक्स्ट IAS से किया था। सो 21 में मैं जब आ रहा था तो उनके थ्रू मुझे पता चला था कि लाइक कौन से कोचिंग सेंटर्स अच्छे होते हैं, लाइक विच की मेक्स देम बेटर दैन द अदर। सो लाइक उस टाइम पे मुझे लगा था कि लाइक हाँ, नेक्स्ट IAS इज़ द बेटर वन। सो इसलिए मैं वहाँ पे गया था। आपको कैसे पता चला? इन्होंने बताया? हाँ नहीं, इसने नेक्स्ट IAS ही बताया था, पर फिर मुझे वाजीराम में ही जाना था। पर उसका एक और है, जैसे अभी ये इनके पास ये फॉर्चुनेट है कि IIT से हैं, इनके सीनियर्स हैं, इन्हें गाइडेंस करने वाले लोग हैं। पर यहाँ जो मेजोरिटी ऑफ चंक है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से है, बिहार से है, जिसका ग्रेजुएशन ही 5 साल में हो रहा है, उसका एक्सपोजर बहुत कम है, या यूपी से है ना। बहुत सारे लोग स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने कॉलेज भी जाके नहीं देखा, क्लासेस नहीं हुई हैं, तो उनके पास ना तो कोई सीनियर है और ना कोई गाइडेंस करने वाला है। सिर्फ ऑनलाइन है, मिसलीडिंग एड्स हैं। पता चलेगा फिर? उनका क्या है कि वो न्यूज़पेपर देखेंगे, ऑनलाइन एड्स देखेंगे, यूट्यूब पे रील्स देखेंगे कि जो भी मतलब शॉर्ट्स आ रहे हैं कि कैसे कौन टीचर कितना अच्छे से बोल पा रहा है, तो वो मिसलीडिंग कई बार हो जाते हैं। कई बार मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ तुम्हें अच्छा ही गाइडेंस मिल रहा है, बहुत सारे लोग मिसलीडिंग कर रहे हैं, कोचिंग मिसलीडिंग कर रही है, कोचिंग्स के टीचर। आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स देखेंगे जैसे कोचिंग्स के, तो उसमें मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम मैंने 1-2 देखे हैं यूट्यूब पे, तो उसमें ज़्यादा ग्लोरीफाई होता है कि आपकी लाइफ इसके मतलब पहले नहीं स्ट्रगल नहीं है। वो पहले टाइम से स्टार्ट करते हैं कि ये लवासना की फ़ोटो है और अगर आप यहाँ ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप यहाँ रहेंगे। सोचो आप यहाँ होंगे, आपकी शादी, फोटो दिखा देते हैं पहले, वो आपकी शादी ये होगी, ये मतलब वो एंट्री दिखाते हैं टॉपर्स की। आपने देखा होगा शॉर्ट्स रील में कि ये देखो ये टॉपर आए हैं, उनके साथ मतलब 15 बॉडीगार्ड्स आ रहे हैं।
है ना, बहुत सारे ऐसे मतलब टॉपर्स हैं। तो जो ओरिएंटेशन ले रहा है बच्चा जिसने कॉलेज में मतलब ग्रेजुएशन भी अच्छे से नहीं करी है, किसी कॉलेज नहीं गया है, मान लो, वो देख के बहुत चक्का। उसे लगा कि अगर मेरे साथ मैं अगर ये एग्जाम एक साल में निकालूंगा तो ये 15 बॉडीगार्ड मेरे पीछे चलेंगे, और भैया पे आईफोन है, भैया पे ये है, भैया लवासना में रह रहे हैं, ऐसे ठंडी जगह है, ये ब्यूटीफुल रूम्स हैं, ये खाना मिल रहा है, वो आके बताएंगे कि तुम्हारा ये मतलब बैडमिंटन खेलने मिलेगा तुम्हें, मतलब वो स्ट्रगल नहीं बताएंगे उसके पहले का कि ये भी करना पड़ेगा, ORN में आके तुम्हें घटिया खाना खाना मिलेगा, तुम्हें मतलब तुम्हारा पेट भी खराब होगा, यहाँ आके बुखार भी आएगा तुम्हें, या फिर तुम्हारी कोचिंग वाले तुम्हें रेस्पॉन्स नहीं करेंगे, ठीक है। वो ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे। ओरिएंटेशन का टीचर का अगर एक मतलब असली टीचर है, उसका एक वो है कि मतलब वो जाके बताए कि देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और 1000 हो रहे हैं, उनमें भी 500 रिपीट्स जो जिनके पहले निकले हुए हैं 500 वही हैं, तो मतलब नए बच्चे के लिए 500 सीट्स हैं। तो उसका एक मतलब बहुत स्ट्रगल का हार्डशिप जो चीज़ें हैं वो उसे शो करते हैं पहले आके, ताकि बच्चा एक बार फीस दे दे, जैसे ही फीस दिए फिर उसके बाद वो ऑलमोस्ट सबको अपने आप पता चला मैदान में लगता है कि हाँ 3 लाख रुपए पर जैसे ये है, इन्होंने समझ बोला कि मतलब ग्रेजुएट है पैसा दे सकते हैं, बट हर कोई मतलब ऐसा मतलब फाइंड कर सकते हैं गाइडेंस, अच्छा है कि क्या करना है, लाइक हाँ। मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ। आप किसी का कोट देंगे आप? नहीं कोट नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल कोट नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे थोड़ा थिंक अबाउट इट कि यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स करते हैं हम लोग, मतलब कितना, आई थिंक 1 लाख, मतलब 1.7 मोटा मोटी। लाख, हाँ। उसके बाद मतलब 2.5 लाख टोटल हो जाता है फाउंडेशन कोर्स का 2 साल में। उसके बाद जानते हैं, उसके बाद जो है क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। तो हमारी समझ में ये नहीं आता है कि फाउंडेशन कोर्स में फिर आप इसका मतलब पढ़ाते नहीं सही से, तो फिर आप क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम कैसे चला रहे हैं? तो ये तो एक तरह से लूप हो गया कि आप 2 साल के बाद क्वालिटी इनरिचमेंट में जाइए, वहाँ 1 साल जो है आप लीजिए 70,000 का, आपको 50% डिस्काउंट भी देंगे उसमें। मतलब अगर आप एडमिशन ले चुके हो ना, उसके बाद आपको जो है डिस्काउंट 50% करके देंगे। तो ये क्या हुआ, एक लूप नहीं क्रिएट कर रहे हैं कि क्वालिटी इनरिचमेंट में फंसे रहो लगातार। फंसे रहो। ये बेसिकली क्या है ना कि कोचिंग नहीं हो गया, ये यूनिवर्सिटी बना दी है। अब मैं तो यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारी यूनिवर्सिटी जो है बहुत डाउन फेज में नहीं जा रहे हैं कि हम लोग कोचिंग की तरफ बढ़ रहे हैं? थिंक अबाउट इट। नहीं मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कहा जाता है, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ BHU या इवन JNU, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ने मतलब बिना DU में भी मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स ने बिना कोचिंग के निकाली। मतलब मुझे JNU और BHU में तो मुझे पता ही एक लाइब्रेरी है, और JNU में धौलपुर हाउस है, धौलपुर हाउस में लड़के बैठ के पढ़ते थे। हाँ, बच्चे रात को बैठते हैं वो मोस्टली UPSC वाले होते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के प्रोग्राम्स है, नाम ले रहे हैं वो यूनिवर्सिटी बहुत मतलब प्रेस्टीजियस हैं आप, और यहाँ जो चंक्स है वो 90% बच्चे हैं जो मैं मतलब ऐसे लोग स्टेट यूनिवर्सिटी से डिग्री कॉलेजेस से होके आए होंगे। ग्रेजुएशन हो रहा है और कॉलेज में क्लास ही नहीं हो रही है, कॉलेज में मतलब क्लास इस तरह से है उनकी, कभी उन्होंने देखी नहीं है जाके। तो कि जैसे आप लोग का यूजुअल दिन कैसा होता है, एक डे प्लान कैसा होता है आप लोगों का? जैसे मेरा डे प्लान है कि मैं सुबह उठूँगा, कॉफ़ी पीते पीते दिन के 3-4 अखबार पढ़ूंगा। मतलब होता है ना न्यूज़ साइकिल को, आप आप गो इनटू न्यूज़ साइकिल, फिर आप काम करना शुरू करते हो उस तरह से। हम पत्रकारों कैसे चलेगा? आप लोग का UPSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का कैसे चलता है डे प्लान? कौन बताएगा? ठीक है, सबका सुनेंगे छोटे छोटे में, आप बताओ पहले। मेरा तो मोस्टली रात को पढ़ता हूँ मैं, तो लगभग पढ़ने का समय आपके? नहीं, इसके बाद पढ़ूंगा। आई हैव माय डिनर एंड सो मच आई हैव माय डिनर, उसके बाद बैठूंगा। जनरली रात को सब शांति होती है यहाँ पे, तो पढ़ाई अच्छी होती है। फिर सुबह 4:30 के आसपास सो के, फिर 10:30 के आसपास उठ के फिर यहाँ से पोहा लेता हूँ मैं बाहर से। 20 रुपये का पोहा मिलता है बढ़िया सा, गरम गरम। तो वो रोज़ वो फिक्स है, बाहर से 20 रुपये का पोहा खाना है। और फिर उसके बाद दीदी आती है, वो खाना बनाती है, तो उसका वेट करता हूँ मैं। दीदी का खाना बन जाता है, उसके बाद कोई क्लास वगैरह हो तो वो कर लेता हूँ। फिर रात को आके फिर से दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम पास, मोस्टली रात को पढ़ाई। या ये डिपेंड करता है कि मतलब एग्ज़ाम किस साइकिल में है। तो जैसे अगर प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स के पहले का टाइम जब जैसे खत्म हुआ है प्रीलिम्स या फिर मेंस खत्म हुआ है, तो उसके बाद का जो टाइम होता है वो ऐसा होता है कि तुम प्रीलिम्स के लिए के अलावा मतलब मेंस पे भी फोकस कर सकते हो और भी अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हो। तो उसमें तुम न्यूज़पेपर भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हो, या मतलब बेसिक्स बुक पढ़ रहे हो और भी बुक्स पढ़ रहे होते हो। तो वो डिपेंड करता है कि अगर तुम प्रीलिम्स के बीच वाला टाइम है तो सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ के अपना मतलब दिन हिंदू वही पढ़ते हो बेसिकली, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। और फिर उसके बाद जो बेसिक्स बुक हैं वो पढ़ने शुरू होती है। और दिन में मतलब खाना खाने नीचे भी जाते हैं, मैस में जाते हैं, तो उसमें जो भी लोग हैं उनसे मिलना। फिर उसके बाद फिर से वही किसी का कोई रात में पढ़ रहा है, जैसे मैं मोस्टली रात में, मैं भी रात में ही पढ़ता हूँ। मैथमेटिक्स वाले शायद मोस्टली ये मैथमेटिक्स हैं तो रात में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता होगा, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ और भी बहुत सारे से मिला हूँ जो रात में पढ़ते हैं। और अगर जैसे वो मेंस का टाइम चल रहा है
या फिर मतलब प्रीलिम्स के बिल्कुल पहले वाला टाइम है, तो उसमें जो मैगजीन्स आती हैं, जैसे आपने बुक शॉप पे देखी होंगी, बहुत सारी पीली पीली मैगजीन रखी होंगी, हर कोई अपने करंट अफेयर्स की मैगजीन निकालता है, तो उसमें बुक से हटके फिर करंट अफेयर्स पे, मॉक टेस्ट पे, तो मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे सुबह 7 बजे एक SGF प्रोग्राम चलता है, सुबह 7 बजे टेस्ट होता है उसका, तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब शिफ्ट करना पड़ता है। और हाँ, तो जब छूटता है ना वो जो भी नाम भूल गया मैं, उस जब SFG वो जब छूटती है 8 बजे पूरा, क्या होता है? वो ऐसा एग्जाम होता है कि उसमें 3-4 टॉपिक्स पे एक फोकस ग्रुप फोरम का है। डेली होता है वो, मॉर्निंग में डेली 1 घंटे का एग्जाम होता है 50 क्वेश्चंस का, तो वो एक मॉक टेस्ट की तरह होता है, तो उसे बहुत सारे लोग यहाँ देते हैं, तो वो सुबह 7 बजे होता है, तो उसका अपना एक अलग चार्म बनाया हुआ है कि मतलब ये सुबह होगा तो सारे बच्चे उठ के जाएंगे, फिर तुम्हारा दिन का एक रूटीन बन जाएगा। जैसे मैं अगर लेट सो के उठ पा रहा हूँ तो जल्दी उठ पाओगे, और उससे तुम्हारा एक मतलब डे की स्केड्यूलिंग अच्छी हो जाएगी। आपका दोस्त क्या शेड्यूल है? मेरा नाइट शिफ्ट रहता है। नाइट शिफ्ट इसलिए मैं आज, अभी तो 28 जनवरी चल रहा है, तो अभी जो है सबके दिलों की धड़कन बढ़ चुकी होगी, क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है 3.5 महीने बाद, 25। फॉर्म अभी तो भरा होगा आप लोगों ने। इस बार को लोग बता रहे थे फॉर्म, मुझे मुखर्जी ने फॉर्म बहुत कठिन बना दिया इस बार का, वो पूजा खेड़कर के बाद वाला। के बाद भी और बहुत सारे लोग हैं जो EWS पे, मतलब बहुत सारे PH कैटेगरी के बहुत सारे, OBC में जो क्रीमी इस बार डैप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की तरह जो है भरा जा रहा है पूरा। हाँ, कि एक्चुअली क्या होता था कि जब प्रीलिम्स के टाइम में कुछ मतलब कैटेगरी में इधर उधर छेड़खानी हो जाती थी। बाद मेंस में आपसे सर्टिफिकेट मांगे जाते थे, मेंस के में मांगे जाते थे। इस समय तो प्री में ही मान लिया गया है, तो ठीक है। इस समय 28 जनवरी है, सबकी धड़कन बढ़ी हुई है, 3.5 महीने बाद है, बता रहे थे। हाँ, मैं बात पे वापस नहीं आया। तो इस समय जो है सब लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो चुके हैं, मतलब अब सब लोग आई थिंक जिसको जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं, अब जो है सब लोग शस्त्र निकाल रहे हैं अपना अपना तैयारी में, मतलब रिवीजन में लगे हुए हैं, टेस्ट सीरीज में लगे हुए हैं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आना है। तो वो पूरा एक UPSC के अलाइन अगर जो पकड़ लिया तो वो तो प्रीलिम्स निकालेगा, जो अलाइन नहीं पकड़ा तो वो बाहर। तो इसी तरह मेंस में भी अलाइंड होता है। मेंस में भी जो है आप कितने डायमेंशन कवर करते हो, प्रॉन्स कॉन्स में जो है अगर आप डायमेंशन नहीं कवर करोगे तो आपको नंबर ही नहीं मिलेगा, और जब नंबर नहीं मिलेगा तो आप मेरिट से बाहर हो। तो इसी तरह मतलब पूरा जो है एक जो जानता है बहुत स्पेसिफिक पॉइंट वो एग्ज़ाम क्रैक करता है। ये मतलब ये तैयारी जो है पढ़ने की है ही नहीं, एक्चुअली ये एग्ज़ाम क्रैक कैसे की जाए स्ट्रेटजी, जैसे आपको बता देते हैं, जैसे सांसद विधायक लोग जो बनते हैं वो पूरा एक चीज़ का जो है स्ट्रेटजी बना कर रखते हैं। हाँ, वो तो पूरा भाई विधानसभा वार वार्ड वार बनाते हैं। आपका क्या स्ट्रेटजी रहता है पढ़ाई लिखाई का यार? सो जब मैं पहले आया था मैं सोचा था कि क्लासेस के साथ मैं पढ़ाई करूँगा, बट दैट वाजंट द केस। कि सब यही सोच के आता होगा मेरे ख्याल से। स्टार्टिंग में फाउंडेशन के टाइम में ऑलमोस्ट 90% लोगों का ऐसे ही होता है कि क्लासेस के बाद पढ़ाई करेंगे, बट ऐसे नहीं होता है। सिर्फ क्लासेस करते हैं एंड उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई होता है एंड देन फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे ही दे देते हैं। सो थोड़ा सा मैं यहाँ पे या तो सो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years मैं अप्स एंड डाउन्स बहुत फेस किया था, एंड देन मेरा ऐसा हो गया था कि आई फाउंड मेडिटेशन एंड प्राणायाम वाज वेरी यूजफुल। हाँ, सो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ एंड यहाँ पे एक सेंटर है आर्ट ऑफ लिविंग का, सो मैं वहाँ पे जाता हूँ एंड लोगों को भी थोड़ा हाँ सोहम वही राइट। सो प्राणायाम मेडिटेशन थोड़ा सा योगा ये करके आने के बाद मैं ऐसे दिन भर चालू होता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया है, सो दैट गिव यू टास्क एवरीडे क्या क्या पढ़ना है, एंड एवरीडे का ऐसे टेस्ट होते हैं, एंड जब एक पूरा टॉपिक ख़त्म होता है एंड उसके बाद एक कंप्लीट टेस्ट होता है उसका। सो अब मेरा स्केड्यूल तो ऐसे जा रहा है। सोते हो कितने बजे आप? सोता हूँ मैं अराउंड 11 o'clock। सॉरी 11:15 बजे रात के। अभी थोड़ा 10-5 मिनट और मुझे बियर कर लीजिए। मुझे लोग बताते हैं कि ये UPSC के लड़के होते हैं कमरे में नक्शे बड़े लगाए रहते हैं। आपके कमरे में दिख रहा है ये इन्होंने ये 2 वो लगे, एक ये लगा हुआ है। वो नया है ना अभी, वही है। हाँ, मतलब अभी शिफ्ट हुआ ना 20 दिन पहले, तो अब तक मैंने लगाया नहीं कमरा ढंग से, वो वाली बात है बस। किधर भी लगा है छोटा सा डोर के पीछे, एक वो सामने बड़ा सा दबा हुआ है। पुराने वाला है वो। हाँ, बट कितनी हेल्प करते हैं ये पता नहीं है, लगे हुए करते हैं जब से। हाँ, ये बताइए ना, सब UPSC वाले नक्शा लगा रहते हैं, हेल्प करता है कि नहीं? मुझे 1 महीने पहले लगता था। या फिर जैसे अपना वो निकालते हैं, या फिर दूसरा मतलब अपनी एक एटलस बुक होती है हमारे पास, तो सबसे पहले मतलब मुझे नहीं पता कितने लोग सब दीवार को देखते हैं, मैं तो मेरे पास का नहीं है। अगर मैं किताब टेबल पे पढ़ रहा हूँ तो मैं फिर वो अपनी एटलस की बुक खोल के देख लूँगा एक बार से। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं शुरू में आया था
तो बहुत जोश में आया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो वहाँ वैकेंसी कम हो गई थी। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस को सिविल सर्विस में मर्ज कर दिए, तो उसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट किए जानते मनते। फिर वहाँ से मैंने इधर सिविल सर्विस की तरफ जो है मूव किया। एक्चुअली शुरू में जब मैं आया था तो मैं लगा था मैं एक ही साल में करूँगा, एक ही साल में रगड़ के रख दूँगा, निकाल दूँगा। बट क्या है ना, गाइडेंस, एग्ज़ाम क्रैक कैसे करना है वो चीज़ जर्नी में पता चलती है। वो कोई बताता नहीं, जो जान जाता है बताता भी नहीं। तो नहीं बताते? डिपेंड्स कि इट डिपेंड्स कि तुम कहाँ पे जाके पूछ रहे हो। अब ये जो अभी मेंटरशिप प्रोग्राम बताया ना, वी आर इन द सेम मेंटरशिप प्रोग्राम, मतलब क्लास का नाम ले सकते हैं? आपकी मर्जी। स्मार्ट वर्क लैब नाम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है उनका। पर मेरे सीनियर, इमीडिएट सीनियर था हमारा, ठीक है, उसने 1 साल बस सीनियर है वो, उसने 2022 में ही वो प्रोग्राम लिया, उसने क्रैक भी कर लिया, बस उसने कभी बताया नहीं। ही वॉज ऑलवेज विद अस, ही वॉज ऑलवेज विद अस, सारी बर्थडे पार्टीज में है, सब में है, सब में है। 2 साल तक है बंदा। और अभी 24 की एग्ज़ाम जब हुई उसकी, उसके पास बोलते बोलते बस बोल दिया उसने कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम था। 2 साल से था वहाँ पे वो। और अभी मैं जब गया हूँ, इसको लेके जाता हूँ, वो पूजा आई थी, उसको लेके गया था। लगभग मैंने 5 नए लोग लेके गया मैं यहाँ पे, जब मुझे पता चला उसके बाद। क्योंकि अच्छी चीज़ें तो सबको बताओ ना, क्यों छुपा के रख रहे हो? और सीनियर्स क्या हाँ? ऐसे ही होता है ऐसे ही होता है, जब एग्ज़ाम निकल जाता है तब बताया जाता है। एक्चुअली जर्नी है। और यहाँ ऐसा होता है कि टोटका होता है क्या, मतलब एक जिंक्स होता है क्या कि बताएंगे तो नहीं निकलेगा, या ऐसा कुछ होता है? जिंक्स तो ऐसा नहीं है। काइंड ऑफ हैपेंस कि अभी जो दोस्त के बारे में बता रहा है ना, वो उसका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है। सो एंथ्रोपोलॉजी लाइक थोड़ा अभी रिसेंट ईयर्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बन रहा है ऑप्शनल। सो लोग कह रहे हैं कि लाइक यू जस्ट कांट रीड द स्टैंडर्ड बुक्स एंड क्रैक द एग्जाम, कि लाइक उसके लिए थोड़ा सा अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है। सो एक लाइक आई पर्सनली नो वन टॉपर एंथ्रोपोलॉजी में, उसने टॉप किया था। सो उसका नोट्स बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा था जब वो प्रिपेयर कर रहा था। सो उसके प्रिपरेशन के बाद उसका जो नोट्स रिलीज़ किया था, वो कंप्लीट नोट्स भी रिलीज़ नहीं किया था। मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ दोस्त है CPWD में, सेंट्रल विस्टा में है। वो अपनी जो है अभी सिविल सर्विस तैयारी कर रहा है। इंजीनियरिंग सर्विस क्रैक किया उसने, 4th रैंक, 3rd रैंक, एक 3rd रैंक आया, एक 4th रैंक आया। तो अब वो जो है अपनी जो है नोट्स जो है शेयर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शेयर कर रहा है? कि कहीं ये एग्जाम ना क्रैक कर ले। एक्चुअली है ही, ये भी है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई कोई भी अपना जो चीज़ अब 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 5 लाख लोग एक दूसरे से कंपटीशन तो कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली आप मतलब क्या ही समझा जाए इसको। फॉर्म भरेंगे, इतना बड़ा फॉर्म निकाला है ना, कम वो बैरियर होगा लोगों के लिए, कम लोग फॉर्म भरेंगे। एक ये भी होता है कि कोचिंग के बाद रिवील करते हैं, वो कई बार कोचिंग में गए भी नहीं होते हैं। ऐसा होता है कि कोचिंग उनका सिलेक्शन हो गया, फिर वो कोचिंग से किसी तरह से अलाइंड हो गए, फिर वो रिवील जो आता है बाद में कि मैं तो इसमें जाके पढ़ता था, वो कई बार मतलब डाउटफुल होता है। झोलबाजी भी होती है उसमें मोस्टली। अच्छा एक बात बताओ आप लोग कि जैसे सीनियर्स ने मान लीजिए छुपा लिया कि भाई हम यहाँ पढ़े या ये नोट्स है हमारा, जो सीनियर्स जेन्युइनली हेल्प करते हैं, खासकर अगर आप, मैं ये परसेप्शन लोगों में ज़्यादा बन गया वो TVF की सीरीज़ के बाद से। एस्पिरेंट्स आई, एस्पिरेंट्स में क्या नाम था उनका, सनी हिंदुजा का जो कैरेक्टर है, कोई भैया, सन्नी भैया, कोई भैया ही करके है ना वो, ग्लैमराइज किया जा रहा है। नहीं हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जो भैया का रोल है सनी हिंदुजा जो जिसने किया है, तो उसका कैरेक्टर में ऐसा है कि वो सीनियर है और उसका वहाँ पे अपने सारे लोगों की हेल्प करता है, जो भी साथ में जूनियर आ रहे हैं उनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन खुद वो लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस में सिलेक्ट हुआ है और उसके जूनियर्स वगैरह, ये जो लीड एक्टर है वो UPSC में सिलेक्ट होता है। तो इस तरह के सीनियर्स मिलते हैं आप लोग को, मतलब बिरले आप लोग के दोस्तों को? एक हाँ है ऐसे जूनियर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे कि जिन्होंने 3-4 इंटरव्यू दे रखे हैं, बट आई डोंट नो व्हाट्स द पॉइंट कि दे कुडंट क्लियर। किसी ने बताया मुझे नीचे, मेरे साथ ही सूरज थे, उन्होंने दिखाया था कि एक बंदा जा रहा था, आपने दिखाया था ना कि उसके 3 इंटरव्यू किए। बता दूँ, एक इलाहाबाद के, मैं बचपन में इलाहाबाद में था, अल्लाहपुर में, तो वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, तैयारी करते थे। तो एक सीनियर थे, वो 38 के हो गए थे, और उनके नोट्स से जो है DSP बन रहे हैं, SDM बन रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं उनके नोट्स से। बट होता क्या है ना कि कुछ सीनियर नोट्स बनाने में ही माहिर होते हैं, उसको कंसोलिडेट नहीं करते। और दूसरी चीज़, 2 चीज़ें, एक ओवर कॉन्फिडेंस, एक अंडर कॉन्फिडेंस। जो ओवर कॉन्फिडेंस बंदे होते हैं वो इसलिए नहीं बताते हैं कि पहले मैं एग्ज़ाम क्रैक करूँगा तब मैं बताऊँगा जूनियर या उसको,
लेकिन जो अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं वो ये देखते हैं कि यार अगर मैं गलत जो है रास्ते में चला गया तो ये भी मेरे साथ जो है गलत रास्ते में आ जाएगा। तो दो चीज़ है, लेकिन इस प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखते हुए नहीं बताते हैं। आप बताइए भाई, कोई ऐसे मिले सीनियर कोई? ये तो बड़े हेल्पफुल हो यार। सीनियर्स हैं जो मतलब क्वालिफाई भी करते हैं, उनके बाद भी वो मतलब कुछ लोग हैं जो सही गाइडेंस देते हैं। जैसे अपना टेलीग्राम चैनल खोल लिया, वो किसी कोचिंग में नहीं जाके गाइडेंस दे रहे हैं, वो अपने टेलीग्राम पे मतलब एक अपने नोट्स डाल दे रहे हैं या फिर अपनी मतलब प्रीलिम्स की पहले की स्ट्रेटजी डाल दे रहे हैं। तो और सबकी सबसे पहली बात ये है कि सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है, और दूसरा एक डिपेंड करता है, मतलब कुछ लोग फॉर्चुनेट होते हैं कि वो उसे लाइन से क्रॉस कर जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो रह रहे हैं उनके लिए मतलब उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल बेकार थी। एक टाइम पे वो चल सकती है क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव एग्जाम है ना। तो मेंस का एग्जाम अगर कोई लिख रहा है, कॉपी चेक करने वाले भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो बहुत सब्जेक्टिव एग्जाम है। किसी का सब्जेक्ट कोई है, किसी का सब्जेक्ट कोई है, तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी है नहीं, या ऐसा कोई मतलब छुपा के अगर कोई करेगा उसे खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मेरा निकलेगा। अच्छा है ना, जैसे वो क्या शेयर करेगा? हाँ, ये बताइए, जैसे स्टडीज़ की बात हो रही है तो कितना, दो सवाल हैं यहाँ पे मेरे, मैं दोनों एक साथ पूछ ले रहा हूँ। एक सवाल है आपके मेंटल पीस का, ठीक है, बहुत सारा रिजेक्शन है और बहुत सारा हार्डशिप्स हैं इसमें, ठीक है, घर परिवार से दूर रहना है, वो सब चीज़ें हैं। आप चेन्नई से, हैदराबाद से आके कहीं से रह रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बहुत दूर है। आप इलाहाबाद से आके, आप बलराम कहाँ से, संभल से आके रह रहे हैं, ठीक है, दूर है, काफ़ी दूरी आपके अपने घरों से। तो एक मेंटल चैलेंजेस होते हैं, नंबर एक, मेंटल चैलेंजेस कैसे ओवरकम करते हैं, और फिर वो स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि वो मेंटल चैलेंजेस आपकी स्ट्रेटजी में ही आते हैं, जो सीनियर सबसे बोलते हैं, मतलब जो यहाँ का ORN का ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला हो कि यार ये करो, ये करो, ये सही पाथ है, क्योंकि सदियों से दसों भैया लोग इसी पे अंडर 100 लेकर आए हैं। सही बात तो एक्चुअली मोस्टली तो डिसिप्लिन है कि डिसिप्लिन मतलब कि वो एक जो गैप आता है ना स्टडी में, कि अभी मैंने 10 दिन 15 दिन 20 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करी मेरा पूरा टाइम से, पर मैं 10 दिन फिर कहीं खो गया, मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो वो जो 15-20 दिन पढ़ा मेरा पुराना पढ़ा, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है मोस्टली। तो वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि डेली पढ़ लें। दूसरा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मैं जानता हूँ जो मेंटली चैलेंज फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, और मतलब खुल के बोल नहीं पाते हैं, अकेले रह रहे हैं, अकेले रूम में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, और बहुत सारे हैं, बहुत कोई खाने बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, या कोचिंग्स भी साइकोलॉजिस्ट को प्रोवाइड कराना। पहला मतलब जब राउस का प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद उन्होंने कुछ कोचिंग्स ने ये कदम उठाए हैं कि मतलब साइकोलॉजिस्ट को बैठाएं अपनी कोचिंग में, और वो बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी भी हुई हैं। तो इसको लेके मतलब बहुत ओपन होना अच्छी बात है कि मतलब तुम किसी से बात कर सको, पर अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो तुम अपने साथ वाले एक ग्रुप से, पीयर ग्रुप से भी मिलते हो, ताकि तुम अपनी डेली की जो भी चीज़ें हैं कि शेयर कर सको। तो मोस्टली मेरा है कि डिसिप्लिन अगर हैं तो एक इन सब चीज़ों से जो मेंटल हार्डशिप है, मेंटल चैलेंजेस है, उससे हम बाहर आ सकते हैं और मतलब अपनी कंटिन्यूटी बना के रख सकते हैं। मैं दो लाइन में बताना चाहता हूँ चीज़ों को। एक तो यूपीएससी क्रैक में जो है 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू इन द सेंस उसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलना चाहिए। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफर है, मेंस की स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफर है, पर्सनालिटी टेस्ट की स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफर है। इसको जो समझ लिया वो एग्ज़ाम क्रैक किया। अब जो अन्य जो प्रॉब्लम होता क्या है कि जो मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं वो 2 चीज़ों की वजह से होती है। एक, एक्सेप्टेंस लेवल आपका बहुत लो है, या फिर आप अगर एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना शुरू करेंगे, चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करिए, और इग्नोर, मतलब जो चीज़ें नहीं पसंद है उस पर आप जो है मत इंडल्ज होइए। ये माइंड का नेचर है कि माइंड इंडल्ज हो जाता है। तो हमें 2 चीज़ों पे, एक एक्सेप्टेंस, एक इग्नोर, मतलब प्रायोरिटी में एक्सेप्टेंस है कि हमें अपना एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाते जाना चाहिए। उससे जो है मेंटल पीस जो है जिस लेवल में जाता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब मैं पहले 2 साल 3 साल पहले इतना चीज़ों से परेशान था, मतलब फिलॉसफी में भी मैं परेशान हो गया था, उसके बाद पॉलिटिकल में जो सीन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा था। अब मेरा एक नेचर है कि अगर मुझे कुछ चीज़ टोंट कर रहा है ना, तो मैं उसको फाइंड आउट ही करता हूँ। तो मैंने जो है कई फिलॉसफी, अद्वैतवाद की फिलॉसफी, द्वैतवाद की फिलॉसफी, इन सारी फिलॉसफी का निचोड़ मैंने जो है खोज के निकाला। तो सिर्फ मुझे 2 ही चीज़ मिला, एक एक्सेप्टेंस और दूसरा इग्नोर। क्या है मतलब स्ट्रेटजी क्या होती है, वो सही स्ट्रेटजी क्या है तैयारी करने की? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो लोग ये वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, तो वो इस निगाह से देखेंगे कि यार हमें क्या मिल रहा है, व्हाट आर वी गेटिंग फ्रॉम दिस। हम यूपीएससी की तैयारी करने जाएंगे जब ORN में, तो हमें क्या करना चाहिए, तो इस लिहाज से बताइए। पहले प्लान भी होना चाहिए सबके पास। पहले प्लान भी होना चाहिए सबके पास, मेरा मतलब हाँ, क्योंकि इसका मतलब एक बहुत टफ है, बट ज़रूरी है कि मतलब सबके पास प्लान भी होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि एक सीट है वो तुम्हें ही लेनी है आके,
और वो तुम्हें ही मिल जाएगी। ऐसा जैसे कोचिंग में ग्लोरीफाई हो जाता है कि मतलब एक ही सीट तो चाहिए तुम्हें, बाकी तो छोड़ना है तुमको। पर पहले मुझे ऐसा लगा इसमें तैयारी करने के साथ, अगर तुम मतलब अपनी मेंटल हार्डशिप को कम करना चाहते हो, तुम्हारे पास अगर प्लान बी है तो तुम गो थ्रू हो सकते हो चीज़ों को। अगर तुम ऐसे ही विदाउट प्लान बी आ रहे हो तो तुम्हारा मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। देखिए प्लान बी का तो मैं नहीं जानता, आई ऑलरेडी हैव प्लान बी, आई एम एन IITian। बट द थिंग इज़ कि और इसके स्ट्रैटेजी के बारे में मैं ढंग से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अब तक मैं क्रैक नहीं कर पाया हूँ। तो मैं जो बताऊंगा वो सच होगा कि नहीं, पर जितना मैं जानता हूँ उससे तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि हाँ, प्रीलिम्स के लिए तुम जो भी स्टैटिक्स वाले बुक्स है वो अच्छे से तुम्हें पता होनी चाहिए क्या है, क्यों है, मतलब सारे चैप्टर्स क्यों हैं, उसका सारा जिस्ट पता होना चाहिए, तभी तुम मेंस के आंसर लिख पाओगे। और फिर इफ़ यू आर कि वैसे सीनियर्स होने चाहिए तुम्हारे पास, या फिर ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो कि वो तुमने लिखे हुए आंसर्स इवेलुएट करे और उसमें क्या गलतियाँ है वो बताए। पहले तो प्री के लिए तुम्हें सारी स्टैटिक्स पूरे करने हैं, मेंस के लिए तुम्हें बहुत सारा आंसर राइटिंग करके उसको इवेलुएट करके तुम्हारी गलतियाँ जाननी है। और इंटरव्यू वो तो तुम्हारे अंदर वो इंटरव्यू की वो बात है कि तुम्हारे अंदर है तो तुम पास हो जाओगे, नहीं होगे तो नहीं होगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इसमें। मतलब अगर हम जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें पेपर देने के बाद आके कि कहाँ से पेपर आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे हिंदू से भी अगर हम हिंदू पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही जा रहे हैं क्या, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं क्या, कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स थे जो मैं लास्ट ईयर के, जैसे मैंने अभी पूरे साल अगर हिंदू पढ़ा और मैं पेपर दे के आया और आके मैंने अगर ये एनालाइज नहीं करा कि मतलब ये हिंदू में से आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा था क्या इसमें से कोई फ़ायदा भी था, कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा था। तो PYQs वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है कि हमारी जो बेसिक्स बुक है, स्टैंडर्ड्स बुक हैं, जैसे पॉलिटी के लिए हैं या सबको पता है वो, उनके नाम ऐसे मतलब हर किसी के को पता है, तो वो बुक्स को कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले उतना ही कवर होने में बहुत सारे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, अगर उतना भी कवर होगा तो एक बहुत अच्छी पोजीशन में पहुँचता है। आता हूँ आपके पास, आप लिख के रखे हैं मुझे, मैंने देख लिया है, आता हूँ आपके पास। हाँ या सो आई थिंक आपको लाइक एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी के बारे में तो मतलब कोई भी बता देंगे, एंड अगर यूट्यूब में भी देखेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। बट आई थिंक देयर इज़ समथिंग अदर दैन स्टडीज़ ऑल्सो जो हमें ना थोड़ा सा स्टेबिलिटी देता है हमको प्रॉपरली प्रिपेयर करने के लिए। आई थिंक दैट ऑल कम्स डाउन टू आवर सपोर्ट सिस्टम एंड आवर मेंटल स्ट्रेंथ, राइट। हाँ जी, आप क्या लिख के रखे हैं? मैं ये लिख रहा था कि प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें। मतलब हालांकि मुझे अब बात पता चल गया है, बस उसका मैनिफेस्टेशन अब आना बाकी है। इन द सेंस कि पॉलिटी में 15 क्वेश्चन हर साल जो है आता है। ज्योग्राफी में जो है 12 to 15 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट में 12 to 15 क्वेश्चन। इसमें जो है स्टैटिक्स में PMF-IS आप फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद आप करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ NCERT, ये गलत है, ये गलत सीन जो है फैला दिया गया है कि पूरा NCERT ही NCERT पढ़ना है। ये बहुत गलत सीन है। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सिर्फ 11 और 12th की NCERT जो है। उसके बाद पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, वो बाइबिल है पूरा। उसके बाद इकोनॉमी के लिए मैंने पर्टिकुलर मुनाल सर का फॉलो किया है। इसके बाद जो है आप मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके लिए स्पेक्ट्रम आप फॉलो कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, ये NCERT इसमें भी पढ़ना होता है। ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स की ओर ले जाता है हमें। लेकिन इसमें फिर सुसाइड भी है, इसमें क्वालिफाइंग होता है 33% का। उसके बाद जो है आप मेंस के लिए अलग स्ट्रेटजी होती है। अभी मेंस के लिए डिस्कशन करना यहाँ पे बहुत कम समय है, लेकिन बहुत ज़रूरी वो है मेंस। खुद से एनालाइज करोगे तभी तुम्हारे दिमाग में ध्यान रहेगा। ये कोई बता देगा आके कि तुम इतने क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं, अगर खुद से तुम 4-5 साल के पेपर नहीं देख रहे हो तो तुम्हें कभी जब कोई कितना भी बताया खुद से नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है। तो ये सबसे पहले जरूरी है कि मतलब तुम खुद से जाके एक बार देखोगे, तुम्हारे दिमाग में रहेगा। राइट, हाँ राइट, क्योंकि हम ग्रेजुएट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इतना ये सब क्या करना क्या नहीं करना है, या क्या हमारे रास्ते आने वाला है। और ये जो सामने वाला ऑफर कर रहा है वो हमारे मतलब फ़ायदे का है या नहीं है। अगर तुम्हें पता नहीं तुम क्यों, तुम जिला कैसे संभालोगे फिर? सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के रो रहे हो तुम। बिल्कुल सही, यही तो सीखोगे। जिले के कप्तान बन रहे हो, जिलाधिकारी बन रहे हो, कैसे संभालोगे? यहीं पे तो सीखोगे, जो भी सीखोगे इसी तैयारी में सीखोगे, राइट। टफ जर्नी। तो एक कमरे के अंदर बातचीत थी UPSC की हार्डशिप्स को लेके, UPSC की तैयारियों के हार्डशिप्स को लेके। एक छोटी सी बालकनी है, बालकनी के सामने किसी दूसरे की बालकनी लगती है, छोटा सा दरवाज़ा है, सॉरी उसमें मिठाई भी है। कैमरा बंद करने के बाद ध्यान भी दिया जाएगा उस पर। ये स्मार्ट वर्क लैब्स के नोट्स हैं, कुछ AC है लोगों ने लगवाए हैं अपने खर्चे से, टेबल है, फ़ोन है, घड़ी है, टॉफ़ियाँ हैं जो शायद रात में जगने के लिए मदद करती होंगी। हाँ, तो दिस इज़ द बिग UPSC ड्रीम। ललन टॉप पे आप बातचीत देख रहे थे, मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे राशिद। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।